Okay, my dear students, today we are going to solve chapter 6 algebraic expression worksheet 3. वर्कशीट 1 में हमने मोनोमियल्स की प्रोडक्ट की थी. वर्कशीट 2 में एक बाइनोमियल और एक मोनोमियल की प्रोडक्ट की थी. बट इन वर्कशीट 3 वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स. कुछ भी नहीं करना है इसमें. बट वी आर गोइंग टू डू वर्कशीट. जब हम मोनोमियल के साथ प्रोडक्ट कर रहे थे, सॉरी मोनोमियल की बाइनोमियल के साथ प्रोडक्ट कर रहे थे, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वन टाइम अप्लाई करना था. बट इन दिस वर्कशीट 3 जब हम बाइनोमियल के साथ प्रोडक्ट करेंगे, हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ट्वाइस. 2 बार हम यूज़ करेंगे. कैसे? इसे हम मान लेते हैं ये 2 टीचर्स का ग्रुप है और इसे हम मान लेते हैं ये 2 स्टूडेंट्स का ग्रुप है. तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट मैम उठेंगे, वो दोनों बच्चों के पास जाएंगे, मतलब उन दोनों के साथ जाकर प्रोडक्ट करेंगे. देन सेकेंड मैम उठेंगे, फिर वो दोनों बच्चों के साथ जाकर प्रोडक्ट करेंगे. सो फर्स्टली फर्स्ट मैम, दैट इज़ 5x गोज़ टू द 2 स्टूडेंट्स. फर्स्ट पार्ट है इसलिए मैं एक बार अलग से करके दिखा देती हूँ. ठीक है. फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज़ टू दीज 2 स्टूडेंट्स. बीच में जो भी साइन है वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा. देन सेकेंड मैम उठेंगे और वो इन दोनों बच्चों के साथ जाकर प्रोडक्ट करेगी. ठीक है. कुछ भी नहीं किया. फर्स्टली फर्स्ट मैम उठे, वो दोनों बच्चों के पास गए. फिर सेकेंड मैम उठे, वो दोनों बच्चों के पास गए. ओके. फर्स्ट मैम 5x, दोनों बच्चे 2x + 4. 2x फर्स्ट स्टूडेंट, 4 सेकेंड स्टूडेंट. फिर सेकेंड मैम उठे, यहाँ पर एज इट इज़ आकर बैठ गए. बीच में जो भी साइन है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे. फिर वो दोनों बच्चों के साथ जाकर प्रोडक्ट कर रहे हैं. ओके. अब तो हमें पता ही है, ये हमने लास्ट वर्कशीट में किया था. कैसे करते हैं? वी आर गोइंग टू अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे हम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं. तो कैसे अप्लाई करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? लेट्स हैव अ लुक. फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट, तो 5x मल्टीप्लाई बाय 2x. बीच में जो कुछ भी पड़ा होता है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, उसे हम एज इट इज़ पुट करते हैं. देन मैम गोज़ टू द सेकेंड स्टूडेंट, तो 5x मल्टीप्लाई बाय 4. बीच में जो भी साइन है वो एज इट इज़. अब ये सेकेंड वाली मैम जाएगी थर्ड स्टूडेंट के पास, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2x. बीच में जो भी साइन है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है हमारा? पॉजिटिव. देन सेकेंड मैम गोज़ टू द फोर्थ स्टूडेंट, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4. अब तो बहुत इजी है, हमें पता है क्या करते हैं. फर्स्टली वी आर गोइंग टू डू द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट टर्म. 5 × 2 इज़ 10. यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x. लाइक वेरिएबल है. पावर कितनी है? इसकी 1 और इसकी 1. अगर कुछ भी पावर नहीं होती तो हम कितना लिखते हैं? 1. तो प्रोडक्ट में पार्स क्या हो जाती हैं? ऐड. तो x बेस सेम आ जाएगा. पार 1 + 1 इज़ 2. ओके. प्लस एज इट इज़ इस सम में भी हम वही करेंगे. 2 मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? फर्स्टली वी विल डू द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट टर्म्स. 5 × 4 इज़ 20. लाइक वेरिएबल है ही नहीं, x इकलौता है, तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे. प्लस का साइन एज इट इज़. अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द मोनोमियल. कैसे सॉल्व करेंगे 3 × 2x को? फर्स्टली वी विल डू द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट टर्म. 3 × 2 इज़ 6. लाइक वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ 1 टाइम x है, सो वी विल पुट इट एज इट इज़. प्लस 3 × 4 इज़ 12, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म थी. तो दैट इज़ आवर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में क्या है? दैट इज़ यहाँ पे भी हम वी आर गोइंग टू अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. कैसे अप्लाई करते हैं? फर्स्टली पहले वाली जो टीचर हैं वो दोनों बच्चों के साथ जाकर प्रोडक्ट करेंगी या उनकी नोटबुक चेक करेंगी. आप कुछ भी समझ सकते हैं, कुछ किसी भी तरह से अपने माइंड में इस कॉन्सेप्ट को लेकर आ सकते हैं. सो फर्स्ट मैम कौन है? दैट इज़ 7p. वो जाएगी इन दोनों स्टूडेंट्स के पास. 2p + 5q. द फर्स्ट स्टूडेंट इज़ 2p एंड द सेकेंड स्टूडेंट इज़ 5q. फिर बीच में जो भी साइन है हम उस साइन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे हैं. सेकेंड मैम, वो मैम के साथ ही आएगा साइन. सेकेंड मैम गोज़ टू दीज 2 स्टूडेंट्स. ठीक है.
हो गया क्लियर? अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लिखो चाहे ना लिखो, लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अदरवाइज यू कैन डू इट डायरेक्टली। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करेंगे? फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज टू द फर्स्ट स्टूडेंट, सो दैट इज 7p मल्टीप्लाई बाय 2p, बीच में प्लस का साइन है एज इट इज़। देन मैम गोज टू द सेकेंड स्टूडेंट, मैम कौन है 7p और स्टूडेंट कौन है 5q, सो 7p मल्टीप्लाई बाय 5q, बीच में साइन क्या है नेगेटिव एज इट इज़। फिर दोबारा से फर्स्टली मैम गोज टू द फर्स्ट स्टूडेंट इज़ 2p, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, तो रिजल्ट क्या आने वाला है नेगेटिव, मतलब ज़ीरो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक बोलेगा लेफ्ट में चलो, एक बोलेगा राइट में चलो, दोनों लड़ाई ही करते रहेंगे और हमारा रिजल्ट नेगेटिव ही आने वाला है, कुछ हमने नहीं उखाड़ना। सो द रिजल्ट इज़ नेगेटिव, तो मैम गोज़ टू द सेकेंड स्टूडेंट। ओके, सो अब हम प्रोडक्ट करेंगे। सबसे पहले इन दोनों मोनोमियल्स की प्रोडक्ट करनी है। मोनोमियल क्या होता है? हम रिपीटिंग जिसकी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। और मोनोमियल को हमने कैसे लर्न किया था? अपनी मन की सुनने वाला, मतलब मोनोमियल। बाइनोमियल को हमने ऐसे लर्न किया था कि बोथ। और ट्राइनोमियल को हमने लर्न किया था कि ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, कुछ भी आप लर्न कर सकते हो, तो 3 ही इसमें टर्म्स होती हैं। तो पहले हम मोनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म, 7 टाइम 2 इज़ 14, वेरिएबल लाइक है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। यहाँ पे मैंने 1 1 बना दी, अगर किसी चीज़ की कोई भी पावर नहीं होती तो हम उसे 1 मान लेते हैं। सो p रेज़ टू द पावर, लाइक वेरिएबल है तो बेस सेम आ जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 इज़ 2। 7 टाइम्स 5 इज़ 35, p का लाइक वेरिएबल नहीं है एज इट इज़, q कोई लाइक वेरिएबल नहीं है एज इट इज़, माइनस 3 टाइम्स 2 इज़ 6, q का लाइक वेरिएबल नहीं है, p का लाइक वेरिएबल नहीं है, माइनस 3 टाइम्स 5 इज़ 15 और q ये दोनों लाइक वेरिएबल है, पावर 1 + 1 पावर ऐड हो जाएंगी, सो q स्क्वायर। इसके अंदर इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों सेम है। अगर मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो QP और PQ दोनों इक्वल होते हैं, तो इसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी हमें करना है। सो 14p एज इट इज, 14p स्क्वायर एज इट इज़, 13 5 - 6 होता है 29। इसे हमने कैसे देखा? ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, सो 29PQ, क्योंकि PQ और QP एक साथ होते हैं। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ाकर इसे PQ भी लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, -15Q स्क्वायर एज इट इज़। इसी तरह से ये सॉल्यूशन हम फर्स्ट पार्ट में भी कर सकते हैं, बिकॉज ये भी x की टर्म है और ये भी x की टर्म है, सो दैट इज़ 10x स्क्वायर, 20 + 6 इज़ 26x प्लस में 12। ठीक है, सो दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज़ 2/5 a plus b, a square minus 1/5 b square. Okay, so how we are going to solve this product? सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्टली ये टीचर्स का ग्रुप है और ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है। सो फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज़ टू दीज 2 स्टूडेंट, यानी इंग्लिश वाली मैम पहले इन दोनों स्टूडेंट्स के पास जाएगी, उनकी नोटबुक चेक करेगी। देन हिंदी वाली मैम दोनों स्टूडेंट्स के पास जाएगी और उनकी नोटबुक चेक करेगी। सो मैम कौन है? 2/5 a plus b, सॉरी ये यहाँ पर नहीं आएगा। अब मैम किसके पास जा रही है? दोनों स्टूडेंट्स के पास, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 1/5 b स्क्वायर। उसके बाद प्लस b, क्योंकि जो भी साइन होता है वो सेकेंड वाली मैम के साथ एज इट इज़ आता है। अब ये वाली मैम दोबारा से इन दोनों बच्चों के पास जाएगी, ये वाली मैम नहीं जा रही, मतलब इन्हीं बच्चों के पास जाएगी नेक्स्ट सब्जेक्ट की नोटबुक्स चेक करने के लिए। तो a स्क्वायर माइनस 1/5 b स्क्वायर। ओके, इज़ इट क्लियर? ये कुछ भी नहीं है, इसे हम कट कर देते हैं। तो फिर अब हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कैसे अप्लाई करते हैं? फर्स्टली मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट, सो 2/5 a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? नेगेटिव 2/5। देन मैम गोज़ टू द सेकेंड स्टूडेंट, 2/5 a, और सेकेंड स्टूडेंट कौन है? 1/5 b स्क्वायर, प्लस में b
मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट, बी टाइम्स ए स्क्वायर। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एक कह रहा है लेफ्ट पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, एक कह रहा है नेगेटिविटी की तरफ जाओ, तो दोनों ने कुछ भी नहीं विन करना, दोनों का रिजल्ट नेगेटिव ही आने वाला है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे सिर्फ उसी केस में हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, चाहे दोनों नेगेटिविटी की तरफ जाएं चाहे दोनों पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, जब तक ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे हमारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। अब ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो आवर रिजल्ट इज़ नेगेटिव। b multiply by 1/5 b square. Okay, so how we are going to solve it? तो 2/5 कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5 इज़ 2/5। ए बेस सेम है, लाइक वेरिएबल है, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, मैं 1 लिख देती हूँ। सो 1 + 2 इज़ 3, सो दैट इज़ a³ माइनस लाइक वेरिएबल्स, सॉरी पहले हम कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, चाहे इसे करके दिखा दो चाहे आप डायरेक्ट कर लो। 2 × 1 इज़ 2, 5 × 5 इज़ 25, चाहे आप इसे दोबारा एक ब्रैकेट लगा कर लिख सकते हो। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो 2 × 1 इज़ 2 एंड 5 × 5 इज़ 25, या आप डायरेक्ट लिख लो। ए का कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है तो मैंने पुट कर दिया, बी स्क्वायर का कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है तो मैंने एज इट इज़ पुट कर दिया, प्लस बी ए स्क्वायर दोनों लाइक वेरिएबल नहीं है तो प्रोडक्ट एज इट इज़ आ जाएगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज़ 1/5, और b लाइक वेरिएबल है b स्क्वायर, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी ऐड, सो दैट इज़ b³। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेम है कुछ भी सेम नहीं है, ये कह रहा है कि ए बी स्क्वायर, ये कह रहा है बी ए स्क्वायर, तो दोनों सेम नहीं है तो अभी ऐड इस केस में नहीं होंगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, m² n - 5 6 minus mn². Okay, so how we are going to solve this sum? Firstly, we are going to product first मैम का दोनों स्टूडेंट्स के साथ, फिर सेकेंड मैम का दोनों स्टूडेंट्स के साथ। सो m² n किसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों स्टूडेंट्स के साथ। 6 minus mn², जो भी साइन है चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है वो टीचर के साथ आएगा। सो -5 एज इट इज़, फिर दोनों स्टूडेंट्स के साथ हम प्रोडक्ट करा देंगे, यानी दोनों स्टूडेंट्स के साथ मैम को एक बार खड़ा कर देंगे, या जो कुछ भी आप बोल सकते हो। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। फर्स्टली मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट, m² n मल्टीप्लाई बाय 6, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिजल्ट क्या आने वाला है हमारा नेगेटिव। सो दैट इज़ m² n मल्टीप्लाई बाय mn² माइनस, अब दोबारा से दिस मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ये नेगेटिव, अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यस पॉजिटिव। 5 मल्टीप्लाई बाय mn²। ओके, तो यहाँ पे mn² कांस्टेंट टर्म भी कुछ भी नहीं है, सब एक ही बारी है। सो 6 या 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, m² का कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है, n का कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है, तो मैंने इसे एज इट इज़ पुट कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, m² और m ये दोनों लाइक वेरिएबल हैं, प्रोडक्ट करते हुए पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे m की पावर 2 और यहाँ पे 1, 2 + 1 इज़ 3, सो m³ n रेज़ टू द पावर 1 n रेज़ टू द पावर 2, यहाँ पे 1 + 2, क्योंकि प्रोडक्ट करते हुए पार्ट्स क्या हो रही हैं ऐड, सो 1 + 2 इज़ 3। 5 × 6 इज़ 30 प्लस 5 × 1 इज़ 5, m की कोई भी वेरिएबल नहीं है, लाइक वेरिएबल नहीं है, n का भी कोई लाइक वेरिएबल नहीं है, तो एज इट इज़ पुट कर दिया। सो दैट इज़ द आंसर, क्योंकि कुछ भी सेम नहीं है सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, मतलब कोई वेरिएशन नहीं कर सकते, आप कुछ चेंज नहीं लेकर आ सकते। यहाँ पे m² है और यहाँ पर m है, तो कुछ भी सेम नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। आवर नेक्स्ट पार्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ 4x² + 7y² that is y³, 3xy - 2y²। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, फर्स्टली वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट टीचर विद दीज 2 स्टूडेंट्स। मैम के साथ जो भी साइन है वो एज इट इज़ आएगा। देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस मैम टू दी स्टूडेंट,
So that is 3xy minus 2y square. Okay, now we are going to apply the distributive property 2 times. Firstly, first ma'am goes to the first student. 4x square multiplied by 3xy. देन दिस मैम गोज टू द सेकेंड स्टूडेंट. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. जो मैम की बात नहीं मान रहा तो रिजल्ट क्या आने वाला है? नेगेटिव. सो मैम मल्टीप्लाई बाय द स्टूडेंट. बीच में साइन एज इट इज़. दोबारा से सेकेंड मैम गोज टू द फर्स्ट स्टूडेंट. मैम कह रही है पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, बच्चा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है तो रिजल्ट ज़ीरो ही आने वाला है, तो नेगेटिव आएगा रिजल्ट. सो 7y³ मल्टीप्लाई बाय 2y स्क्वायर. ओके, सो 4 टाइम्स 3 इज़ 12 x स्क्वायर और x रेज टू द पावर 1. मल्टीप्लिकेशन में पार्ट्स क्या हो जाती हैं अगर बेस सेम हो तो? ऐड. सो x2 x1 2 + 1 इज़ 3. y का कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है, सो वी आर पुटिंग इट एज इट इज़. 4 टाइम्स 2 इज़ 8. एक्स स्क्वायर का कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है, y का भी कोई लाइक वेरिएबल नहीं है, तो एज इट इज़. 7 टाइम्स 3 इज़ 21. y का लाइक वेरिएबल है, यहाँ पे पार 3 है, यहाँ पे पार 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन में पार्ट्स क्या हो जाएंगी? ऐड. 3 + 1 इज़ 4. x एज इट इज़ माइनस 7 टाइम्स 2 इज़ 14. ये दोनों लाइक वेरिएबल हैं, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी. 3 + 2 इज़ 5. सो y रेज टू द पावर 5. कुछ भी सेम नहीं है, सो वी कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन. कुछ भी इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. दिस इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट. The statement is 1.1x plus 2.7y into 1.1x minus 2.7y. यहाँ पर अगर हम इसे ध्यान से देखें तो there is no need to apply any kind of distributive property because ये तो simply rule है a plus b और a minus b का. So we can also write the answer directly. वो कि क्या है लिख देते हैं पहले. by using the formula. क्या फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी एंड a प्लस बी. तो जब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया है तो ये वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये a माइनस बी की टर्म में है, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, जहाँ पे हम लिख देते हैं वेयर a इज इक्वल टू 1.1x एंड b इज इक्वल टू 2.7y. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ पे a और b की वैल्यू है, जहाँ पे a और b की वैल्यू है a की वैल्यू है 1.1x एंड b की वैल्यू है 2.7y. सो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. दोबारा से लिख देते हैं एक बार इसे. 1.1x प्लस 2.7y 1.1x माइनस 2.7y इज इक्वल टू क्या हो गया? a स्क्वायर that is 1.1x. I'm writing it again. 1.1x square minus 2.7y square. ठीक है, तो फिर जब मैं इसे सॉल्व करूँगी 11 का स्क्वायर क्या होता है? The statement is 1.1x plus 2.7y into 1.1x minus 2.7y. यहाँ पर अगर हम इसे ध्यान से देखें तो there is no need to apply any kind of distributive property because ये तो simply rule है a plus b और a minus b का. so we can also write the answer directly. वो कि ये क्या है लिख देते हैं पहले. by using the formula. क्या फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी एंड a प्लस बी. तो जब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया है तो ये वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये a माइनस बी की टर्म में है, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, जहाँ पे हम लिख देते हैं वेयर a इज इक्वल टू 1.1x एंड b इज इक्वल टू 2.7y. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ पे a और b की वैल्यू है, जहाँ पे a और b की वैल्यू है a की वैल्यू है 1.1x एंड b की वैल्यू है 2.7y.
सो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोबारा से लिख देते हैं एक बार इसे, 1.1x प्लस 2.7y, 1.1x माइनस 2.7y इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्र, दैट इज़ 1.1x, आई एम राइटिंग इट अगेन, 1.1x स्क्र माइनस 2.7y स्क्र, ठीक है। तो ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट फॉर्मूला, ए स्क्र माइनस बी स्क्र तो किसके इक्वल है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म गिवन है, दैट इज़ 1.1x प्लस 2.7y, और 1.1 एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो फिर इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा दैट ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए की वैल्यू क्या है 1.1x और बी की वैल्यू क्या है 2.7x। तो फिर मैं इसे कैसे पुट कर सकती हूँ, 11/10 लिख सकती हूँ, बिकॉज डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसका स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मैं अलग से लिख देती हूँ, माइनस दोबारा से 2.7 को मैं 27/10 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, वाई स्क्वायर अलग से लिख सकती हूँ, ब्रैकेट्स क्लोज कर दो, वैसे तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। 11 स्क्वायर, न्यूमिनेटर का स्क्वायर 11 स्क्वायर क्या होता है 121, 10 स्क्वायर क्या होता है 100, एक्स स्क्वायर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, 27 का स्क्वायर क्या होता है दैट इज़ 729, 10 का स्क्वायर क्या होता है दैट इज़ 100, सो वाई स्क्वायर एज इट इज़। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखूँ, डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी, सिर्फ 2 डिजिट आएंगी, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट आएंगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो हैं, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही आएंगी, सो दैट इज़ आवर आंसर, दैट्स ऑल।